वेलकम टू द न्यू सेशन। जैसा कि हम देख रहे हैं कि यूपीएससी पॉलिटी की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। यूपीएससी का जो आपका सिलेबस है प्री और मेंस का, हम दोनों के पॉइंट ऑफ जो सिलेबस है, सिलेबस में जो मेन चीज़ है, दोनों को पॉइंट ऑफ व्यू ध्यान में रखते हुए हम क्लासेस शुरू कर रहे हैं। आई थिंक हो चुकी है। बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे, सिंपल से बेसिक से एनसीईआरटी से स्टार्ट कर रहे हैं। और अगर आपको सीखना है, जानना है, समझना है व्हाट, वाई और हाउ, ये चीज़ समझनी है तो प्लीज़ इस वीडियो को देखिए। कुछ डाउट लगे तो कमेंट कीजिए और क्वेश्चन पूछिए। जितने ज़्यादा क्वेश्चन पूछोगे सर उतने ही ज़्यादा आपको आंसर मिलेंगे। जितनी चीज़ आप मांगोगे उतनी ही चीज़ आपको मिलेगी, ठीक है ना। बिना मांगे कुछ नहीं मिलता, बिना करे कुछ नहीं होता। तो जैसे कि जो सिलेबस है और जो हम क्लास आपको समझा रहे हो, पॉलिटी की क्लास है, ठीक है। और क्लास जब भी आप जाओ या कुछ चीज़ को समझने की आप कोशिश, जैसे कि कुछ प्रिंसिपल होते हैं, कुछ साइकोलॉजी होती है। जब भी आप कोई भी चीज़ नई सीखने जा रहे हो, कुछ करने जा रहे हो, हमेशा अपने आप को जीरो समझो कि मुझे कुछ नहीं आता। अगर आप ये सोच के जा रहे हो कि मुझे सब कुछ आता है तो सर आप कुछ नहीं सीख पाओगे, कहीं से भी सीख नहीं पाओगे। ये सोच के जाओगे कि मुझे कुछ नहीं आता लेकिन मुझे सीखना है, आप बहुत कुछ चीज़ें सीख जाओगे। और दूसरी बात कि फ्री की चीज़ें जो होती है उसका कोई महत्व नहीं होता। जो चीज़ें हमें आसानी से मिल जाती है, जो चीज़ें हमें आसानी से मिल जाती है, हम उसकी इम्पोर्टेंस को कभी समझते नहीं हैं। अभी ये क्लास फ्री में चल रही है, यूपीएससी की क्लास चल रही है, प्री और मेंस को ध्यान में रखते हुए क्लास चल रही है, ठीक है ना। आप सोच रहे होगे कि नहीं यार ये तो कोई भी कर सकता है। सर कोई नहीं कर सकता। हर कोई शाहरुख खान नहीं बन सकता, हर कोई अमिताभ बच्चन नहीं बन सकता। खुद करना पड़ता है तभी होता है। और सर यूपीएससी का सिलेबस बहुत ही तगड़ा सिलेबस है, मज़ा आता है सर सिलेबस में। देखो सर, मैं तो चाहता हूँ कि जॉब एक होनी चाहिए, मज़ा तभी है। वैकेंसी एक ही होनी चाहिए सर, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, मज़ा तभी है। और इसमें तो सर आई थिंक 1000 अप्रोक्सीमेट पोस्ट है। मेरा सपना है सर एक पोस्ट होनी चाहिए यूपीएससी के एग्जाम में, हर एग्ज़ाम में एक पोस्ट होनी चाहिए। मज़ा तभी है सर कि ज़िंदगी में अगर आपने रिस्क लेना नहीं सीखा, कुछ नहीं कर पाओगे। आप चाहे कलेक्टर बन जाओ, कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो जैसे कि अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो भी हो गया, हमने बहुत ही मजाक मस्ती कर दी, उसको इग्नोर कर लो। चलो आज की क्लास शुरू करते हैं। हाउस द जोश, ठीक है। हमने इससे पहले 2 वीडियो बना ली है, उसमें मैंने बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, उसका सोल्यूशन बताया था, ठीक है ना। फिर कैसे होगा उसके रूल्स बनाए थे। रूल्स कैसे बने एक एग्जांपल के थ्रू समझाया था। ट्रैफिक पुलिस वाला एग्जांपल समझाया था कि रूल्स कैसे बने, ठीक है ना। अब उसी कड़ी को हम आगे, उसी सिलसिले को हम आगे ले जा रहे हैं रूल्स पे, ठीक है ना। तो ये बात है संविधान बनने से पहले की, ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हो संविधान सभा, क्योंकि संविधान सभा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और आपके मेंस के एग्ज़ाम में अगर आप कुछ लाइनें इसमें ऐड कर दोगे तो जो एग्ज़ामिनर होगा वो भी आपसे इम्प्रेस होगा कि आपको कुछ पता है। और प्री में अगर पूछा गया तो भी बहुत अच्छी बात है, प्लस इंटरव्यू में भी आपके लिए बहुत अच्छा हेल्पफुल रहेगा। तो ये 3 चीज़ें बहुत ही यूज़फुल है। संविधान सभा, मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने 4 नियम बनाए। जो नियम की हम बात कर रहे थे पहली वीडियो में कि नियम किसने बनाए, क्यों बनाया, उसी नियमों को किसने बनाया, मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ठीक है। 1946, 1942 जो क्रिप्स मिशन था वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। वो सक्सेसफुल हो नहीं पाया। फिर आया आपका
क्रिप्ट मिशन आपका सक्सेसफुल हो नहीं पाया, तो फिर भारत में कौन आया? कैबिनेट मिशन आया। ठीक है, कैबिनेट मिशन जब भारत आया तो सबसे पहले पॉइंट ये उठना चाहिए कि सर मिशन होता क्या, कैबिनेट मिशन है क्या। 3 सदस्यों की कमेटी थी कैबिनेट मिशन में, जिसने कि प्रस्ताव पास किया कि संविधान सभा का जो ड्राफ्ट था वो पास किया। ठीक है, तो क्रिप्स मिशन की असफलता कब हुई थी? 1942 1942 और कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 1946 में। ठीक है, जब कैबिनेट मिशन भारत में आया तो उन्होंने प्रस्ताव पास किया। प्रस्ताव में उन्होंने अपने कुछ पॉइंट रखे। ठीक है, कि संविधान कैसे बनेगा, क्या कंडीशन होगी, कौन कौन से लोग होंगे, जो भी उनका एक पूरा डिटेल में प्रस्ताव था वो उन्होंने पास किया। प्रस्ताव पास हुआ। प्रस्ताव पास जब हुआ, अब बात आई कि मेंबर कैसे चूज़ होंगे। ठीक है, चुनाव प्रक्रिया कैसे होगी। तो मेरा जो इसमें पॉइंट था, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट था आपका, कि चुनाव प्रक्रिया कैसे होगी। कॉन्स्टिट्यूशन जो लिखा गया था, कितने लोगों ने लिखा, कैसे लिखा गया, उसकी प्रक्रिया क्या थी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये पता होनी चाहिए। हमें पॉइंट टू पॉइंट चलना है ना, इधर की बात करनी है ना उधर की बात करनी, पॉइंट टू पॉइंट सिस्टमेटिक तरीके से हमें चीज़ों को समझना है, जिससे कि वो चीज़ें आपके माइंड में याद रहेगी और कभी नहीं भूलोगे आप। तो क्रिप्ट मिशन आया, असफलता। क्रिप्ट मिशन जब आया तो फिर वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। कैबिनेट मिशन आया, प्रस्ताव पास हुआ, संविधान सभा का ड्राफ्ट पास हुआ, उनमें जो पॉइंट में शर्तें थी, कंडीशन थी, सारी उसमें लिखी हुई थी डिटेल में। ठीक है ना। अब बात आती है चुनाव, उनमें से एक पॉइंट था चुनाव प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ इलेक्शन। अब क्या हुआ कि उस 1946 में चुनाव कराना, डायरेक्ट चुनाव कराना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि वो टाइम टेकिंग हो सकता था, क्योंकि उस समय हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, बैलेट पेपर हुआ करते थे। तो फिर जो कैबिनेट मिशन था, उन्होंने कहा था कि हम इनडायरेक्टली चुनाव करेंगे, जिससे कि चीज़ें जल्दी हो जाएगी। तो इनडायरेक्ट चुनाव हुए। तो क्वेश्चन ये आ सकता है 1946 में जो कॉन्स्टिट्यूशन मेंबर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को चुना गया था, वो इनडायरेक्ट प्रोसेस था। अब इनडायरेक्ट प्रोसेस होता क्या हम समझते हैं। जो चुनाव होते हैं हमारे सीएम के लिए, पीएम के लिए, वो डायरेक्ट होते हैं, क्योंकि हर एक आम जनता वोट देती है। वोट देने के बाद काउंटिंग होती है, रिजल्ट आता है, उसके बाद सीएम बनते हैं, पीएम बनते हैं। एमएलए सीएम डिसाइड करते हैं और एमपी जो होते हैं पीएम डिसाइड करते हैं। लेकिन लोगों की कहीं ना कहीं भागीदारी होती है, कंट्रीब्यूशन होता है, उसे कहते हैं डायरेक्ट चुनाव। अब इनडायरेक्ट चुनाव कौन होते हैं? राष्ट्रपति का चुनाव। अब राष्ट्रपति का चुनाव पब्लिक नहीं करती, जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उनके एमपी एमएलए होते हैं, वो फिर राष्ट्रपति को चुनाव करते हैं। तो ये प्रोसेस होता है वो इनडायरेक्टली होता है। डिफरेंस ये है, अगर जनता की भागीदारी होगी, डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन होगा, तो आपका डायरेक्ट चुनाव होगा। अगर जनता की भागीदारी नहीं है, किसी और के थ्रू हो रही है, तो फिर वो इनडायरेक्ट चुनाव होगा। तो वो इनडायरेक्ट चुनाव था। अब कंडीशन आई कि कितनी सीटें रखी जाए। तो संविधान सभा ने जो सीटें रखी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, अगर आप ये लाइन ऐड कर दोगे तो आपका जो एक स्ट्रक्चर है बहुत अच्छा हो जाएगा। 389 सीटें अलॉट की जानी थी, उसमें से 93 देसी रियासतें थी, देसी रियासतों की सीटें थी, और उसमें से जो ब्रिटिश सरकार द्वारा शासन के जो थे, प्रांत थे, स्टेट थे, उसमें से कितनी सीटें चुनी जानी थी? 296, इंक्लूडिंग 4 चीफ कमिश्नर जो उनके इलाके थे। अब चीफ कमिश्नर इलाके क्या होते हैं? जैसे कि यूनियन टेरिटरी होती है, जिसमें केंद्र का डायरेक्ट शासन होता है। उसी तरह से उस ज़माने में उस समय 4 थे, जिसमें कि डायरेक्ट कंट्रोल था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, केंद्र शासित प्रदेश आप कह सकते हो। अब क्या हुआ, इसमें एक बात देने वाली, नोटिस करने की बात है। तो
तो 1946 में चुनाव हुए, ठीक है ना। अभी क्वेश्चन ये उठता है कि जो चुनाव हुए थे वो चुनाव कैसे हुए। तो जो उस समय की विधानसभाएं रही होगी, उन्होंने अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव चुने होंगे। बात को समझ रहे हो? जो उस समय ऑलरेडी, क्योंकि उस समय भी कोई ना कोई आपका मेंबर होगा, तो उन्होंने फिर जैसे कि प्रक्रिया हम राष्ट्रपति की चुनी गई थी, एक चुने, तो वैसे सेम प्रक्रिया यहाँ पर हुई थी संविधान सभा में लिए। सभी लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनेंगे, फिर वो रिप्रेजेंटेटिव संविधान सभा में जाएगा। तो 208 रिप्रेजेंटेटिव पास हुए थे, जो जीते थे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के थे। 73 रिप्रेजेंटेटिव जो जीते थे वो आपके मुस्लिम लीग के थे। 15 थे अदर पार्टी के थे। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब क्वेश्चन उठता है सर 93 का क्या हुआ। 93 जो रियासतें थी, देसी रियासतें थी, जिनको की अथॉरिटी दी गई थी कि आप अपना डायरेक्टली रिप्रेजेंटेटिव चुन सकते हैं, यानी कि राजा को बोल दिया गया था कि आप जिसे चाहो चुन लो। लेकिन देसी रियासतों ने बहिष्कार किया था कि हम संविधान सभा का समर्थन नहीं करते, हम संविधान सभा को नहीं मानते, संविधान सभा जाए ना जाए हम केयर नहीं करते, यानी कि वो बिल्कुल भी उसके पक्ष में नहीं थे। अब मुझे बताइए यार, राजा गुलाम क्यों बनेगा? बेसिक सा क्वेश्चन है, राजा गुलाम क्यों बनेगा? राजा किसी की क्यों सुनेगा? उन्हें पता था कि संविधान सभा बनी, कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो सुनना पड़ेगा, ऑर्डर सरकार के फॉलो करने पड़ेंगे, नहीं करेंगे जेल में जाना पड़ेगा। तो देसी रियासतों ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया और उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। तो 93 देसी रियासतों ने किसी ने भी पार्टिसिपेट नहीं किया, सभी ने बहिष्कार किया, ना किसी ने रिप्रेजेंटेटिव भेजे। और जो रिप्रेजेंटेटिव चुने गए थे वो ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी, वहाँ का जो एरिया थे जिनके डायरेक्ट गवर्नमेंट था, ब्रिटिश गवर्नमेंट का शासन था, वहाँ से रिप्रेजेंटेटिव को चुना गया था। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का प्रोसेस था, ठीक है ना। क्योंकि जब अभी हम रूल्स पे चल रहे हैं, अभी हम रूल से नहीं भटके, अभी रूल्स कैसे बने हम अभी उस पर चल रहे हैं। हम एक एक चीज़ का पोस्टमार्टम करेंगे, एक एक चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे, चाहे टाइम लगे, इट डजेंट मैटर, लेकिन चीज़ क्लियर होनी चाहिए, ठीक है ना। रूल्स कैसे बनते हैं, क्योंकि आप एनसीईआरटी की बुक को पढ़ोगे ना, कॉन्स्टिट्यूशन हाउ एंड वाई, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो ये संविधान सभा के लोग जो चुने गए थे, ठीक है ना, वो उन्होंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखे कमेटी के सामने, ड्राफ्टिंग कमेटी के सामने, और फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन बातें ऐड हुई, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। अब छोटे से इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम डिस्कस करेंगे बस, ठीक है ना। संविधान सभा का जो चुनाव था, संविधान सभा का जो चुनाव था प्रत्यक्ष चुनाव था, पॉइंट क्लियर है, क्योंकि डायरेक्ट वोटिंग लोगों की भागीदारी नहीं थी। बात क्लियर हो गई। रीज़न क्या था, जल्दी से जल्दी चुनाव कराना चाहते थे। पार्टी जो थी वो मेन पार्टी आपकी कांग्रेस से थी, मुस्लिम लीग थी, अदर पार्टी थी। यहाँ ध्यान देने योग्य वाली बात है कि जो अम्बेडकर जी थे हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी के जो हेड थे, जिन्होंने कि बहुत बड़ा योगदान दिया था कॉन्स्टिट्यूशन लिखने में, बनाने में, वो जो चुने गए थे पश्चिम बंगाल की अनुसूचित संघ से चुनकर संविधान सभा में शामिल हुए थे। एक अच्छी सी लाइन, अगर आप मेंस में डिकोड कर दोगे तो सर एक पॉइंट आपका कहीं नहीं गया, कंफर्म है। और इंटरव्यू में अगर आप ये बात बोल दोगे कि सर जो संविधान सभा जो चुनाव हुए थे, अंबेडकर जी जो थे पश्चिम बंगाल से चुने गए थे, अनुसूचित संघ जो था वहाँ से वो चुन कर आए थे। बहुत ही अच्छा पॉइंट है। अब देखो अगला पॉइंट, देखो अगला 1946 से 1949 तक ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की प्रक्रिया चली। अब 1942 में आपका क्रिप्स मिशन फेल हुआ, 1946 में आपका कैबिनेट मिशन आया जो पास हुआ, 1946 से 1949 तक संविधान सभा ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की प्रोसेस प्रक्रिया है ये इस पर काम हुआ, ठीक है ना। पॉइंट देखते हैं हम। 9 दिसंबर 1946 में 296 लोगों का भाग लेना था, जैसे कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 296 लोग पास जो थे हमारे पास 296, उसमें से कितने लोगों ने भाग लिया? 207 सदस्यों ने ही भाग लिया। 89 लोगों ने बहिष्कार किया। सेम तो बहिष्कार जब किया तो मुस्लिम लीग ने भी इसका बहिष्कार किया और देसी रियासतों ने भी बहिष्कार किया। अगर आपसे पूछा जाए कि बहिष्कार किस किस ने किया, तो देशी रियासतों ने पहले बहिष्कार किया, फिर जीतने के बाद
मुस्लिम लीग ने भी बहिष्कार किया। क्यों बहिष्कार? क्योंकि वो अपना अलग संविधान चाहते थे, वो संविधान सभा को नहीं मानने वाले थे। सिंपल सी बात है, वो अपना अलग संविधान चाहते थे, वो अपना अलग देश चाहते थे, इसलिए संविधान सभा में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था। पॉइंट कोई नहीं। अब पहले अस्थायी सदस्य जो अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, और फिर बाद में अपॉइंट हुए स्थायी सदस्य थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो एक लाइन थी उसका हमने पोस्टमार्टम किया। जो एक लाइन थी ना उसमें लिखी गई थी वॉट बुक एनसीईआरटी कॉन्स्टिट्यूशन की चुनाव प्रक्रिया कैसे, हम इसका पूरी डिटेल में निकाला है। अब जो दोबारा से जो हमने पॉइंट पढ़े उसको रिवाइज कर लेते हैं। संविधान मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ठीक है ना, कैसे बनी? पहले क्रिप्स मिशन अनसक्सेसफुल हुआ, ठीक है ना, क्रिप्स मिशन जो था आपका अनसक्सेसफुल हुआ, ठीक है, ये अब क्रिप्स मिशन अनसक्सेसफुल हुआ। फिर भारत में कैबिनेट मिशन आया, उसमें 3 सदस्य थे, उन्होंने ड्राफ्ट को पास किया, संविधान सभा बनाने का ड्राफ्ट जो था उन्होंने पास किया। पास करने के में उनका एक पॉइंट था चुनाव प्रक्रिया कैसे होगी, तो उन्होंने बताया ड्राफ्ट में क्या बताया गया, ड्राफ्ट में ये बताया गया कि 389 सीटें अलॉकेट की गई, ठीक है ना, अलॉट की गई थी, 389 सीटें अलॉट की गई थी। उसमें से जो देश की रियासत की सीटें थी 93 सीटें थी, 296 जो सीटें थी वो जिसमें कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो शासन डायरेक्टली शासन था उसमें थी। जब चुनाव हुआ तो 208 इंडियन नेशनल कांग्रेस सदस्य जीते, ठीक है। 73 आपके मुस्लिम लीग के जो मुस्लिम लीग की थी उनकी पार्टी थी उनके सदस्य जीते। 15 अदर कैंडिडेट आपके जीते। यहाँ पर बात करने वाली माने कि नोट करने वाली बात है कि एक सीट जो थी वो 10 लाख जनसंख्या के ऊपर थी। 10 लाख जनसंख्या के ऊपर एक सीट डिसाइड हुई, यानी जिसकी जहाँ की पॉपुलेशन 10 लाख होगी उसमें से एक रिप्रेजेंटेटिव चुना जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अप्रत्यक्ष चुनाव था, ठीक है, अप्रत्यक्ष चुनाव था। रीज़न क्या था? क्योंकि टाइम नहीं था और हमें काम जल्दी पूरा करना था। जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे वो पश्चिम बंगाल से चुने गए थे, अनुसूचित संघ से, ठीक है, संविधान सभा में वो चुनकर आए थे। आगे चलते हैं हम। संविधान सभा निर्माण प्रक्रिया में 3 साल लगे थे, 1946 से 1949 तक। 296 लोगों को भाग लेना था, लेकिन 207 लोगों ने ही भाग लिया। 89 लोगों ने बहिष्कार किया, जो मुस्लिम लीग के लोग बहिष्कार किया। फिर बहिष्कार उन्होंने रियासतों ने भी किया था। अस्थायी सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, और जो स्थायी सदस्य थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, देश के पहले राष्ट्रपति। तो यहाँ तक पॉइंट समझ में आ गया। यानी कि अभी जो मैंने डिस्क्राइब किया वो केवल मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो चुनाव प्रक्रिया थी, प्रोसेस ऑफ इलेक्शन, वो डिस्क्राइब किया हमने, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।